दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी। इसमें हम लोग आज उसी को आगे को कंटिन्यू करेंगे जो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, यानी कुछ कमिश्नर्स के वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। उम्मीद है आपको जो मैंने कल आप लोग के डाउट थे वो मैंने आपको कोशिश की कि आपके डाउट को मैं कंप्लीट करूँ, मतलब सही कर दूँ उनको। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा। ठीक है, आज की क्लास की कुछ विशेषताएं होंगी, मैं आपको बताता हूँ। आज जैसे मैं उत्तराखंड का ये पढ़ाऊँगा, इसके अलावा कुछ आपको करंट के टॉपिक जो उत्तराखंड के रिगार्डिंग है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होंगे उसके अलग से जो क्लास होगी वो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी जगह एक साथ हाथ डालना सही नहीं है। क्योंकि अगर कुछ क्लासेज अगर हमारे उत्तराखंड वगैरह है जो भी हमारा जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा, उसके बाद हम और इश्यूज़ देखेंगे। आप करंट को लेकर परेशान मत होना, मैं अपनी इन्हीं वीडियो के बीच बीच में क्या दूंगा, कभी कभी करंट अफेयर्स के टॉपिक दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो हमारा संडे का लाइव वाला सेशन है वो टॉपिक मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा जिसको मेरे संडे के लाइव क्विज के टॉपिक हैं, वो आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने संडे लाइव के कुछ टॉपिक दे रखे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको पढ़ना, अच्छे से तैयार करना और आप लोग लाइव सेशन को ज्वाइन करना। ठीक है, बहुत से लोगों से मैंने पूछा और ज़्यादातर लोगों का जो ज़्यादातर लोग सहमति दिखा रहे हैं वो आप लोग उनके और अपने हिसाब से मैंने जो तय किया है, हम लोग आएंगे 7:30 पे। ठीक है, यानी 7:30 के आसपास आप लोग किस में आएंगे, लाइव सेशन पे आएंगे। 7:30 से हम क्या करेंगे, लाइव सेशन करेंगे। ठीक है, कोशिश करना है एक दिन संडे का दिन निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जब इतना मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, जो आने वाली अब विज्ञप्ति होंगी, ठीक है, चाहे आपकी ग्राम विकास अधिकारी की आए या कोई और विज्ञप्ति आई, अब तब तक जब तक नहीं आ रही, हम लोग तो ऐसे पढ़ ही रहे हैं। अब जो विज्ञप्ति आएगी उसकी पार्टिकुलर तैयारी भी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, जीएस कैसे पढ़ेंगे, हिंदी कैसे पढ़ेंगे, उत्तराखंड कैसे पढ़ेंगे, कंप्यूटर और जो करंट अफेयर है वो कैसे तैयार करेंगे, उसकी भी मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, तैयारी कराऊंगा। अभी बस पढ़ रहे हैं और इस तरीके से आप पढ़ते जाइए, क्योंकि जब हम बाद में एग्जाम ओरिएंटेड जो पोस्टें आएंगी उसकी तैयारी करेंगे, आप लोगों को जो मैंने इतने टॉपिक कवर कर रखे मैं यहीं से क्वेश्चन कराऊंगा तो मेरे लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता कि मैं स्टार्टिंग से एग्जाम की तैयारी करा देता तो आप लोग कहते कि टॉपिक कहाँ से पढ़ेंगे या ये चीज़ें हम कहाँ से सीखेंगे। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखें, जो हमने कल पढ़ा था उससे आगे अब जो है वो है सर हेनरी रैमजे। ठीक है, रैमजे या रामजे जो भी आता है, सर हेनरी रैमजे, इनका जो कार्यकाल है वो आता है और वो लगभग ही इन लोगों ने इनने जो है पूरे उत्तराखंड के जो इलाके हैं 44 ईयर तक यहाँ पे काम किया। उसमें से लगभग 28 सालों तक ये क्या रहे, कुमाऊं के कमिश्नर रहे। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1856 से 84 तक। ठीक है, यानी 1856 से 1854 तक सर हेनरी रैमजे यहाँ पे क्या रहे थे, मतलब काम किया, और एज ए कमिश्नर यहाँ पे कुमाऊं के वो क्या रहे, मतलब कमिश्नर भी रहे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, इनके टाइम की जो प्रसिद्धि है, हम इनके बारे में भी फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में आप देखेंगे। सर हेनरी रैमजे के बारे में आपको बताता हूँ, कुमाऊं के जितने भी कमिश्नर थे, यानी कुमाऊं के जितने कमिश्नर थे उनके में से सर्वाधिक अगर लोकप्रिय आपसे पूछता है तो कौन थे, सर हेनरी रैमजे थे। ठीक है, यानी सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर कौन था, सर हेनरी रैमजे था। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो क्या है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो 1857 का विद्रोह था उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर हुआ करते थे वो कौन थे, सर हेनरी रैमजे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। यानी 1800, अगर आपसे कोई पूछता है 1857 का जो विद्रोह था उस टाइम कुमाऊं का जो कमिश्नर था वो कौन था, सर हेनरी रैमजे था। ठीक है, तो इसने अपने नेतृत्व का इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, इसने उस टाइम की प्रशासनिक व्यवस्था को इतने सही तरीके से मैनेज किया कि आप देखेंगे कि उत्तराखंड का जो इलाका था उन इलाकों में 1857 के विद्रोह के कारण ज़्यादा क्या नहीं हुआ, वो विद्रोह नहीं पसार सका, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हुआ, उससे हलचलें नहीं हो सकी। ठीक है, तो उसको मैनेज करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है सर हेनरी रैमजे को। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1857 के विद्रोह के समय अगर आपसे पूछता है कि कुमाऊं कमिश्नर कौन था, सर हेनरी रैमजे। अगला फैक्ट बताता हूं, ये कुमाऊं का सबसे
लोकप्रिय तो था ही था, इसी लोकप्रियता के कारण, इसी इसकी कुशलता के कारण इसको कुमाऊं का राजा या बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कुमाऊं का सरताज कहें या कुमाऊं का राजा कहें या कुमाऊं का बादशाह कहें, वो किसको कहा जाता था, किस कमिश्नर को कहा जाता है पूछेगा आपसे, तो आप क्या कहेंगे, सर हेनरी रैमजे के। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुशलता, मतलब आप लोगों को, आप लोग जैसे बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये भी तथ्य कहीं कहीं देखने को मिलते हैं कि इसको इवन यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आती थी, यानी कुमाऊनी वगैरह भी ये जानता था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, और ये अपना जो इसका मैनेजमेंट था ये हर जगह देखता था, नहीं पहाड़ के इलाकों में रहा, तराई के इलाकों में रहा, और इसके बारे में ये तथ्य तक है कि 4 महीने पर्वतीय क्षेत्रों में, 4 महीने अल्मोड़ा में और 4 महीने कहाँ रहता था, तराई के इलाकों में भी रहता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में भी क्या था, प्रचलित था, इसीलिए क्या कहा जाता है, अंग्रेजों ने इसको कुमाऊं का बादशाह तक कहा था। ठीक है, कुमाऊं का राजा या कुमाऊं का बादशाह किस कमिश्नर को कहा जाता है, वो था सर हेनरी रैमजे। ठीक, अब देखिए हर कोई मतलब यहाँ पे चिकित्सा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रहा था, काम कर रहा था, तो हेनरी रैमजे से आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा। जो मुझे लग रहा है कि जो फैक्ट आपका आ सकता है वो लग रहा है, इसने क्या किया, कुष्ठ रोग निवारण हेतु कार्य किया, यानी जो कुष्ठ रोगी हैं उस कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान देने वाला जो है कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे, और बहुत अच्छी तरीके से इसने कुष्ठ रोगियों के लिए क्या किया था, काम किया। ठीक है, यानी कुष्ठ रोगियों पर क्या दिया था, इसने ध्यान दिया था। ठीक है, और इस कुष्ठ रोगियों पे ध्यान देने के कारण, कुष्ठ रोगियों पर ध्यान, ठीक है, यानी कुष्ठ रोगियों पर इसने जो कुष्ठ रोग चल रहा था वहाँ पे, उस पर इसने क्या किया, अच्छी तरह से ध्यान दिया। ठीक है, और इसने 1854 के आसपास एक कुष्ठ आश्रम अल्मोड़ा के आसपास बनाया था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है 1854 के आसपास किस कमिश्नर ने अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा या अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्र में कुष्ठ आश्रम बनाया था, वो कौन थे, सर हेनरी रैमजे। ठीक है, कुष्ठ चिकित्सालय या कुष्ठ आश्रम जो भी कहता है, ठीक, कुष्ठ चिकित्सालय लिख दिया हमने, या कुष्ठ आश्रम, आपका जो भी पेपर में आता है, यानी कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि इसके द्वारा किए गए क्या कार्य हैं, यानी कुष्ठ रोगियों के उपचार हेतु ये काम करता रहा, और इसी के हेतु 1854 के आसपास इसने क्या किया, कुष्ठ चिकित्सालय या कुष्ठ आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, अल्मोड़ा में की थी। कहाँ की थी, अल्मोड़ा। ठीक है, ये याद रखना आप, अल्मोड़ा। अब देखिए जब ये सब फैक्ट होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो अब इसके टाइम की जो अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ये तो कर ही रहा था, इसने तराई भाबर का जो इलाका है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किए थे सर हेनरी रैमजे ने। ठीक है, और तराई के डेवलपमेंट का मतलब क्या था, देखिए जब ये कमिश्नर था, अब तराई के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा जैसे उधम सिंह नगर वगैरह है, या जो हल्द्वानी से लगे इलाके, खटीमा वगैरह के इलाके हैं, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा क्या बनी है, गूल वगैरह बनी है, सिंचाई वगैरह के लिए नहरों का निर्माण हुआ है। तो इसने क्या किया था, इस तराई के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए बहुत सी नहरों और गूलों का जाल बिछाया था। ठीक है, अगर आपसे पूछता है किस कमिश्नर के टाइम पे तराई भाबर के इलाकों में अत्यधिक नहरों या गूलों का जाल बिछाया गया, वो कौन थे साहब, सर हेनरी रैमजे। ठीक है, नहर या गूलों का जाल बिछाना, और किस चीज़ के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, यानी सिंचाई के लिए। ठीक है, नहरों प्लस गूल। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक प्रकार के गूल क्या होते हैं, एक प्रकार के छोटे छोटे नहरों से कट के बनते हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए। ठीक है, इसने इसका तराई के क्षेत्र में विकास करने के लिए मतलब इन नहरों और गूल का क्या बिछाया था, जाल बिछाया था। तो इसी चीज़ को देखते हुए आप अभी देखेंगे उधम सिंह नगर के इलाके में अगर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे बहुत से पंजाब से लोग आके बसे थे, पंजाब हरियाणा के जो सरदार वगैरह थे, जो किसान वगैरह आके बसे थे, वो इसी वजह से आए थे, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या किया था, बहुत ज़्यादा नहरों का विकास कर दिया था। तो वहाँ पे क्या हो गया, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या मांगता है, वाटर मांगता है, और उसी वाटर की को पूरा करने के लिए इसने नहर व गुल का विकास किया। ठीक, साथ ही साथ तराई क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसने तराई इम्प्रूवमेंट फंड की भी स्थापना की। किसकी, तराई इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की भी इसने स्थापना की, और कब की है, 1883 में। ठीक है, 1883 में इसने तराई क्षेत्र के विकास के लिए तराई इम्प्रूवमेंट फंड की क्या की, स्थापना की। ठीक है, वो किसने की, हेनरी रैमजे ने की थी। ठीक है, सर हेनरी रैमजे। अब देखिए शिक्षा का क्षेत्र भी था, चिकित्सा क्षेत्र था, एग्रीकल्चर क्षेत्र था। शिक्षा के क्षेत्र में इसके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा स्कूलों का क्या हुआ, मतलब स्कूल जो बने थे, जैसे शेरवुड वगैरह कॉलेज देखते हैं आप, वो सब इसी के टाइम पे बने थे, नैनीताल वगैरह के इलाकों में। ठीक है, तो इसके टाइम पे प्रसिद्ध कॉलेज बता देता हूँ आपको, जैसे एक मिशन स्कूल बना था,
ये मिशन बना था, ठीक है। जैसे मिशन का स्कूल बना था 1850 में बना था, ठीक है, 1850 में। ये मिशन स्कूल जो बने थे ये सर हेनरी रैमजे के टाइम से ही शुरू हुआ था। इसके अलावा शेरवुड कॉलेज बना था 1867 में। देखिए आप लोगों से पूछ भी सकता है, यहाँ यूके ट्रिपल एस वगैरह इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। जो शेरवुड स्कूल बना था वो कब बना था? 1867 में। और ये जो डेटा है ये अजय राउत जी की किताब से मैंने पिक कर रखे हैं, ठीक है, आप लोग देख लेना, संभवतः यही होने चाहिए। देखो शेरवुड कॉलेज के अलावा इसने एक ऑल सेंट कॉलेज की भी स्थापना की थी, वो 1869 में, ठीक है। 1869 में क्या थी? ऑल सेंट कॉलेज, ठीक है। ये कब किया था इसने? 1869 में। कोई भरोसा नहीं रहता आप लोगों से, ये सब चीज़ें पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा एक स्टैनली कॉलेज भी था, वो 1877 में क्या बना था? स्टोनली स्कूल, ठीक है। स्टोनली कॉलेज जो भी है, स्टोनली स्कूल या स्टोनली कॉलेज, ये कब बना था? 1877 में, ठीक है। देखिए आप लोगों को, आप देखो इसको रटना मत। कुछ स्कूल जैसे शेरवुड फेमस है, सेंट कॉलेज फेमस है, स्टोनली फेमस है, ठीक है। मिशन वगैरह नहीं भी आएगा तो 1867, 1869, 1877, ठीक है। सेंट मैरीज कॉन्वेंट भी बना था इसके टाइम पे। क्या बना था? सेंट मैरीज कॉन्वेंट, ठीक है। कब बना था कॉन्वेंट? ये बना था 1878 में, ठीक है। 1878 में इसके टाइम पे सेंट मैरीज कॉन्वेंट भी बना था, और इसी के साथ साथ एक वेलेजली नाम का स्कूल भी इसने बनाया था, वो 1884 में, ठीक है। वेलेजली वेलेजली कॉलेज या वेलेजली स्कूल जो बना था 1884 में, ठीक है। ये सब किसके टाइम के कॉलेज है? सर हेनरी रैमजे के टाइम के कॉलेज है, ठीक है। बाद में एक फेमस कॉलेज और है, वो ये भले ही कमीशन नहीं था, जैसे सेंट जोसेफ बना था 1888 में, ठीक है। सेंट जोसेफ, इसको भी लिख लीजिए आप, सेंट जोसेफ, ये कब बना था? 1888 में। मतलब आप ये इतनी चीज़ें देख रहे हैं, यानी ये क्या मैसेज दे रहा है आपको? देखो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम किया इसने, कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया, स्कूल की व्यवस्था के लिए काम किया, तो इससे बेटर क्या चाहते हैं, मतलब, ठीक है। और कहीं कहीं ये भी देखेंगे कि जो रामनगर वगैरह के इलाके थे वो भी किसने बसाए थे? आपका ये आपका हेनरी रैमजे ने बसाए थे, ठीक है। यानी आपको इसके कामों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए एक बहुत प्रसिद्ध है चर्च वगैरह, आप खुद तो ये क्या थे पता ही हुआ आपको, ईसाई वगैरह धर्म से बिलोंग करते थे, अंग्रेज थे जनरली। तो भारत का प्रथम जो मेथोडिस्ट चर्च था वो नैनीताल में इसी के टाइम पे बना था, ठीक है। क्या बना था? भारत का फर्स्ट, ठीक है, मेथोडिस्ट चर्च, मेथोडिस्ट, ठीक है, ये चर्च, ठीक है। नैनीताल में कब बना था ये? नैनीताल में, ठीक है, 1858 में। जो भारत का फर्स्ट मेथोडिस्ट चर्च था नैनीताल में बनाया गया था 1858 में। उस टाइम कमिश्नर कौन था? सर हेनरी रैमजे था, ठीक है। और ये किसने बनाया था? पादरी विलियम बटलर ने, ठीक है। वो बनाया किसने था? पादरी विलियम बटलर ने, ठीक है। ये भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च था जो 1858 में बना था, पादरी विलियम बटलर ने बनाया था। वो किसके टाइम पे बना था? सर हेनरी रैमजे के, ठीक है। इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट हैं वो देखिए। फैक्ट इसके बारे में देख लीजिए, वो बताता हूँ, ठीक है। ऐसा माना जाता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है यहाँ कुमाऊं के इलाके में, आपदा प्रबंधन, ठीक है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की। अगर कभी आपदा वगैरह आती है या आपदा आने से पहले कैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, उसका काम भी संभवतः किसने माना जाता है? सर हेनरी रैमजे, यानी पहला कमिश्नर था जिसने आपदा प्रबंधन की ओर भी ध्यान दिया। और ये कब हुआ? जब एक बार क्या हुआ था 1860 के दशक में, यानी 1867-68 के टाइम पे नैनीताल वगैरह के इलाके में कुछ भूस्खलन हो गया था, ठीक है। उसके बाद जब भूस्खलन हुआ तो उन चीज़ों से बाद में भविष्य में ऐसी चीज़ें न हो, कैसे निपटा जाए, उन सब चीज़ों को देखते हुए आपदा प्रबंधन का काम भी इसने क्या किया था? यहाँ पे शुरू करवा रखा था, ठीक है। अब देखिए जैसे आप नैनीताल देखते हैं, नैनीताल वो जो ताल है, अब पहले क्या था कि वो ताल जैसे पानी इसमें जम के भर गया तो उसकी निकासी के लिए दिक्कत होती है। जब निकासी नहीं होगी तो पानी क्या करेगा? काटने लग जाएगा, काटने लगेगा तो भूस्खलन की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो जब वो भूस्खलन वहाँ हो रहा था नैनीताल वगैरह के इलाकों में, तो चीज़ों को मैनेज करने के लिए इसने क्या किया? उस नहर से, उस मतलब झील से जब पानी भर
भर जाता है उसको निकासी के लिए नहरों का भी इसने क्या किया, निर्माण किया। यानी अगर आपसे पूछता है नैनीताल झील से जल निकासी हेतु तो नहरों का निर्माण किसने किया, वो भी कौन था, सर हेनरी रैमजे था। ठीक है, यानी क्या कहा मैंने, नैनीताल झील से जल निकासी हेतु तो नालियों का निर्माण कहता है, नहरों का जो भी कहता है। ठीक है, इस नैनीताल झील से क्या बनाए थे, इसने नाली बनाई थी। ठीक है, जल ताकि निकास हो सके, जो एक्स्ट्रा वाटर इसमें आएगा उसको निकासी कर दे और उसका पानी क्या रहे, मैनेज रहे। ठीक है, यानी अगर ऐसा नहीं कि पूरा पानी भर जाए, भूस्खलन हो, चीज़ों को काटने लग जाए, वो काम इसी ने किया था, सर हेनरी रैमजे ने। ठीक है, अदर फैक्टर के बारे में कुछ अन्य इसके बारे में फैक्ट हैं वो बताता हूँ। देखो, इसने साथ साथ ही क्या किया, वन संरक्षण का भी यहाँ पे काम किया। ठीक है, वन संरक्षण का मतलब ये था, जैसे जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वो अपने मतलब जो लोग वहाँ पे पेड़ वेड़ काटते थे, लकड़ियों को चुराना वगैरह हो गया, इन चीज़ों को इसने रोकने का कार्य किया, यानी वनों का संरक्षण हो सके। ठीक है, वन संरक्षण के लिए भी इसने कार्य किए। और आपको ये बता देता हूँ, जब ये कमिश्नर था, कमिश्नर के साथ साथ ये फॉरेस्ट कंजर्वेटर भी रहा है। ठीक है, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा कमिश्नर आपका कुमाऊं का कौन सा कमिश्नर अपने आप में फॉरेस्ट कंजर्वेटर भी था, यानी वन संरक्षक भी था। ठीक है, तो वन संरक्षक भी कौन था, हेनरी रैमजे, वन संरक्षण का कार्य किया और वन संरक्षक भी सर हेनरी रैमजे रहे थे। ठीक है, और इसने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों पे मार्किंग की व्यवस्था भी कर दी थी, जैसे मार्क वगैरह लगते हैं पेड़ पे, इसने निशान वगैरह लगा दिया और ठेकेदारी प्रथा भी इसने क्या की थी, बंद है। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, पेड़ों से यानी जंगलों पे मार्किंग व्यवस्था। ठीक है, एक निशान टाइप का लगा देते होंगे, मार्किंग सिस्टम, या घन वगैरह कोई निशान वगैरह छोड़ देते थे, तो वो किसने किया था, सर हेनरी रैमजे। सपोज मैं यही कहूँ, हम लोग ने एक एरिया देखा, हमने गिन लिए कितने पेड़ हैं, कुछ मार्क लगा दिया, निशान अगर कटा हुआ होगा तो हमें आइडिया आ जाएगा, कुछ इस टाइप का इसने वनों के संरक्षण के लिए इसने इस टाइप का कार्य किया। ठीक है, यानी वृक्षों पे मार्किंग यानी घन लगाने की व्यवस्था। कुछ अन्य फैक्ट इसके बारे में बता देता हूँ। संभवतः ऐसा कहीं कहीं देख रहा था मैं, कुमाऊं में जो आलू की खेती है इसी ने प्रचलित की थी, सर हेनरी रैमजे ने। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि उत्तराखंड में, मैं ये कह रहा हूँ कुमाऊं में आलू की खेती। ठीक है, आलू की खेती इसी के समय आई थी, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, किसने, सर हेनरी रैमजे ने। यदि अजय राउत जी या कहीं मैं देख रहा था, उन्होंने ये फैक्ट बता रखा है, आप इसको नोट कर देना, कोई भरोसा नहीं रहता आपका क्या पूछे। ठीक है, तो जब इतना इसने काम किया, इसी वजह से इसने यहाँ पे इतनी क्या पाई, प्रसिद्धि पाई, और इसी वजह से अंग्रेज लोग इसको क्या कहते थे, कुमाऊं का बादशाह, कुमाऊं का राजा। ठीक है, ये तो मेन चीज़ें आपकी किस चीज़ के बारे में है, आपका जो हेनरी रैमजे ने। बाकी मैंने आपको बता दिया 44 वर्षों तक रहा, उसमें से लगभग 28 वर्ष एज ए कमिश्नर काम किया, पहले किसी के सहायक के रूप में काम करता होगा। हेनरी रैमजे के बारे में इतने ही फैक्ट हैं। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने आपको अभी तक ये पढ़ा रखे हैं, कमिश्नर वगैरह पढ़ा रखे हैं, वो सब इतने ही आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इतने ज़्यादा जो कमिश्नर है उनको मैं भू राजस्व, मतलब जो इनकी लैंड सिस्टम है उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगा। ठीक, अब देखिए हेनरी रैमजे के बारे में जब आपने पढ़ लिया, आप लोगों को क्या करना है अब। ठीक, अब देखो यहाँ से जो अगला टॉपिक है, वो मैं अगला टॉपिक अगर आपको इनकी भू मतलब जो ये भू बंदोबस्त है या भूमि बंदोबस्त है वो कराऊंगा, तो जहाँ से लेंदी हो जाएगा। ठीक है, उसका मेरा अलग सेशन आएगा, संभवतः कल वाली क्लास मेरी क्या हो सकती है, लैंड सिस्टम की हो सकती है। ठीक, अब देखिए 2 या 3 फैक्ट इसके बारे में और बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 1872 के आसपास एक काट सड़क रामनगर से रानीखेत के बीच इसी के टाइम पे बनी थी। ठीक है, काट सड़क। ठीक है, ये कब बनी थी, 1872 में, और कहाँ से कहाँ, रामनगर से टू रानीखेत। ठीक है, रामनगर से रानीखेत के बीच एक काट सड़क का निर्माण हुआ था, वो किसके टाइम पे हुआ था, सर हेनरी रैमजे। ठीक है, काट सड़क का मतलब क्या होता है, संभवतः ये अपने आप में जैसे एक कच्ची सड़क टाइप की थी, या आप ये कह सकते हैं जिसमें घोड़ा बैलगाड़ी वगैरह इस टाइप की जो जाने वाली थी, रूट टाइप का बना दिया था। वो काट सड़क किसने बनाया था, 1872 में, रामनगर टू रानीखेत, हेनरी रैमजे के कार्यकाल में। ठीक है, आपने सुना होगा काठगोदाम वगैरह तक के इलाके जो थे वहाँ रेलवे भी आई थी 1884 में, यानी काठगोदाम तक रेलवे पहुँचाने का कार्य भी किसके टाइम पे हुआ था, सर हेनरी रैमजे के। ठीक है, कुमाऊं, जैसे कुमाऊं में जो है अंतिम स्टेशन कौन सा है, काठगोदाम है, वो 1884 में जो रेलवे स्टेशन वहाँ तक पहुँची थी वो सर हेनरी रैमजे के टाइम पे ही पहुँची थी। ठीक है, रैमजे के बारे में इतने ही फैक्ट हैं। अब देखो आपने क्या करना है, जो भू बंदोबस्त वाला है वो मेरा अगला सेशन रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमने जितने कमिश्नर पढ़े हैं आपको उनको एक मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, यानी गार्डनर,
ट्रेल, उसके बाद जो भी आए बैटन वगैरह और ये हेनरी रेमजे वगैरह, ये एक सीरीज में लिखना आप। इसके अलावा जो मेन कमिश्नर है, एक भारत छोड़ो आंदोलन के समय हो सकता है आपसे पूछ दे कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, ठीक है, वो कौन था, एक्टन था। कौन था, एक्टन, ये लिख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर अगर आपसे पूछता है तो वो कौन था, सर एक्टन थे, ठीक है। और 1841 से 43-44 जितना भी रहे, ठीक है, 1941 से 43-44 जितना भी रहे, ठीक है, उसको छोड़ दे कितना, लेकिन भारत छोड़ो के आंदोलन के समय एक्टन कमिश्नर था। और ये भी पूछ सकता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, वो था KL मेहता, ठीक है, KL मेहता, ठीक है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का क्या हुआ करता था, कमिश्नर हुआ करता था, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बाकी कुछ चीज़ें हैं वो सब मैं आपको भूमि बंदोबस्त में पढ़ाऊंगा, वो इसका अगला सेशन हमारा क्या होगा, कमिश्नरों का मतलब जो इनने भू बंदोबस्त है, भूमि बंदोबस्त है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या पढ़ाता हूँ आपको, करंट अफेयर, ठीक है। कुछ करंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहला देखिए क्या है, देवस्थानम एक्ट, ठीक है, यानी देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम था एक, इसको आप प्रबंधन भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम है, देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, जो भी लिखते हैं एक्ट वाला अधिनियम ही हुआ, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, देखिए बहुत चर्चित भी रहा है, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। अब मैं इसकी डिटेल तो बहुत नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद पढ़ लेना। ये अभी हाई कोर्ट में भी, इसको हाई कोर्ट वगैरह में भी चुनौती दी गई थी, तब भी हाईलाइटेड रहा था, आप लोगों को इसको पढ़ लेना, ठीक है। देखो देवस्थानम जो प्रबंधन एक्ट था उसको दिसंबर 2019 में उत्तराखंड विधानसभा ने क्या दी थी, मंजूरी दी थी। अभी बताता हूँ क्या है, ठीक है। दिसंबर 2019 में किसने मंजूरी दी थी, उत्तराखंड विधानसभा। और जब इसको उत्तराखंड विधानसभा ने मंजूरी दी तो जनवरी 2020 में इसमें हमारे जो राज्यपाल हैं उन्होंने इसको क्या दे दी, मंजूरी दे दी। और जैसे ही मंजूरी दी, ये जो प्रबंधन अधिनियम जो विधेयक था ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, यानी अधिनियम बन गया, ठीक है। यदि विधानसभा ने कब मंजूरी दी, दिसंबर 2019, राज्यपाल ने कब साइन किए, जनवरी 2020। जैसे ही राज्यपाल ने साइन किए ये क्या बन गया, अपने आप में अधिनियम बन गया, यानी एक्ट बन गया, ठीक। अब देखिए ये है क्या, इसके तहत एक बोर्ड बनने वाला है, देवस्थानम बोर्ड कहेंगे आप उसको, ठीक है। क्या कहेंगे, देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड या चारधाम प्रबंधन, चारधाम जो भी कहते हैं, ठीक है। चार या तो चारधाम प्रबंधन बोर्ड आएगा, चारधाम देवस्थानम बोर्ड आएगा, जो भी आता है, ठीक है। इस एक्ट के तहत ये बोर्ड बनने वाला है। अब देखो होता क्या है, ये इसलिए बनाया गया है जो हमारे चार धाम हैं, जैसे आपको पता होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और इससे जुड़े हुए जो अन्य मंदिर समूह है इसी के आसपास के, यानी कुल मिला के 51 मंदिर, ठीक है, 51 मंदिर जो हैं इसमें क्या है, चार धाम हैं, और उसके अलावा जो कुछ इससे जुड़े हुए मंदिर हैं, यानी कुल 51 मंदिर हैं। इन जगहों का टोटल प्रबंधन, इन मंदिरों का और इनसे संबंधित जो मंदिर समूह है, यानी 51 मंदिरों का प्रबंधन, जो मैनेजमेंट होगा वो एक बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम होगा देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड। अगर आपसे पूछता है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बनाया गया है, तो आप बनाओगे उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा देवस्थानम प्रबंधन एक्ट पारित किया गया है, उत्तराखंड। और वो किस चीज़ के लिए है, अगर आपसे पूछते हैं देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड का उद्देश्य क्या है, आप क्या कहोगे, चार धाम सहित उससे जुड़े हुए 51 मंदिर, टोटल 51 मंदिर है, उससे संबंधित जो मैनेजमेंट है, यानी उसका जो प्रबंधन करना है, उससे संबंधित ये क्या है, बोर्ड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो मैंने बताया आपको पहले क्या होता था, जैसे कोई भी जो मंदिर समूह था या जो धाम थे, यहाँ की जो टोटल संपत्ति वगैरह होती थी किसके पास हो सकती है, उसका कोई देखता होगा, या तो जिला पंचायत वगैरह, या आपका नगर निगम के एरिया में पड़ता होगा, या नगर निगम नहीं होगा तो जिला परिषद वगैरह था, या कोई कंपनी एक्ट के तहत कोई रजिस्टर्ड होगा, जिसके पास जो संपत्ति का आपका उसका देखरेख करता था, वो सारा देखरेख कौन करेगा, बोर्ड करेगा, ठीक है। इसीलिए कोर्ट में गया था कि उसको चुनौती दी गई थी कि पुरोहितों के अधिकार छीन लिए गए, ये है वो अलग मुद्दा है, ठीक है। यानी ये बोर्ड वो सारी संपत्ति वगैरह का लेखा जोखा रखेगा, यानी सरकार उस पर क्या रखेगी, नजर रखेगी, और उसका काम, वो काम क्या करेगा, बोर्ड करेगा, ठीक है। साथ ही बोर्ड क्या करेगा, जो इन चार धाम हैं और जो इससे संबंधित मंदिर समूह है, यहाँ के मंदिरों के विकास के लिए काम करेगा। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे अभी आप केदारनाथ वगैरह जाएंगे, वो जो बन रहा है, या ऐसी अन्य मंदिर है, वहाँ जो बढ़िया से बढ़िया रास्ते बने, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ के लिए बोर्ड का क्या किया गया है, गठन किया गया है, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसका अध्यक्ष कौन होगा इस बोर्ड का, अगर आपसे पूछता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री, यानी CM,
ठीक है। अध्यक्ष कौन होंगे? सीएम होंगे। उपाध्यक्ष कौन होगा? इस बोर्ड का उपाध्यक्ष होगा संस्कृति मंत्री, ठीक है। यानी जो हमारे संस्कृति मंत्री होंगे वो इसके क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे बहुत विवादित है, आप कैसा है, क्या चाहिए, क्या बुराई है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप पढ़ लेना इसको, आपको हर जगह मिल जाएगा नेटवर्क वगैरह में। तो ये तो इसके क्या होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बाकी देखिए इसमें कुछ पदेन सदस्य भी होंगे। पदेन सदस्य का मतलब जो पद उस मतलब उसको धारण करेगा, ठीक है, बोर्ड में। उसमें कौन कौन है? जैसे मुख्य सचिव होंगे आपके राज्य सरकार के, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी। इसके अलावा 2 सचिव हैं इसमें, एक सचिव पर्यटन है, सचिव और सचिव वित्त, ठीक है। सचिव पर्यटन भी है इसके पदेन सदस्य, सचिव पर्यटन जो भी होंगे, सचिव वित्त भी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा भारत सरकार में संयुक्त सचिव लेवल का जो अधिकारी होगा उसको भी इसमें क्या बना रखा है? एक पदेन सदस्य के रूप में जगह दे रखी है। यानी कौन है इसके पदेन सदस्य? मुख्य सचिव राज्य सरकार, सचिव पर्यटन, सचिव वित्त तथा भारत सरकार का संयुक्त सचिव लेवल का कोई अधिकारी इसका क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन इसमें पदेन सदस्य हैं, ठीक है। अध्यक्ष सीएम होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा? संस्कृति मंत्री। और पहला सीईओ किसे बनाया है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। यानी देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी किसको बना रखा है? जो गढ़वाल मंडल के कमिश्नर हैं यानी गढ़वाल आयुक्त हैं, वो कौन है? रविनाथ रमन। उन्हीं को पहला क्या बना रखा है? सीईओ, ठीक है, रविनाथ रमन, ठीक है। ये तो इसके क्या हो गए? पहले सीईओ हैं। ये क्वेश्चन आपका पेपर में देखने को मिल सकता है और बहुत हाईलाइटेड चीज़ भी ये रही थी, ठीक है। बाकी इसके बारे में आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पहला तो क्या था? देवस्थानम प्रबंधन एक्ट। दूसरा क्या है? गोद अभियान। ये मैंने सब एक बार अपने कम्युनिटी टैब में डाले थे, ठीक है, और मैं ऐसे ही करंट अफेयर बताऊंगा। गोद अभियान का संबंध किससे है अगर आपसे पूछता है तो गोद अभियान का संबंध है कुपोषण मुक्त उत्तराखंड से, ठीक है। यानी उत्तराखंड को क्या करना है? कुपोषण मुक्त करना है, ठीक, कुपोषण मुक्त, इस चीज़ से संबंधित ये अभियान है। और ये चला था सितंबर 2019 के आसपास से, ठीक है। यानी सितंबर 2019 के आसपास जब भारत सरकार में मोदी सरकार चला रही थी कुपोषण मुक्त भारत से, उत्तराखंड में गोद अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? कुछ अधिकारी, कुछ जनप्रतिनिधि वगैरह सेलेक्ट किए गए थे। वो कुपोषित बच्चों को क्या लेंगे? गोद लेंगे और उनको जो है वीकली एग वगैरह, बनाना वगैरह, इस टाइप का जो पोषण युक्त आहार होगा वो प्रोवाइड कराएंगे। और एक टारगेट होगा कि कुछ टाइम के बाद उनकी कुपोषण की स्थिति को सुधार लाया जाए, क्योंकि कैटेगरी थी अत्यधिक कुपोषण, अल्प कुपोषण, इस टाइप से जो भी था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए गोद अभियान का उद्देश्य क्या था? कुपोषण मुक्त उत्तराखंड से। अभी आपने देखा होगा सितंबर 2020 में मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया था? जो माताएं थी उनको पुरस्कृत किया था जिसने अपने बच्चे को कुपोषण से उभार लिया था, ठीक है। तो ये इसीलिए हाईलाइट रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुपोषण मुक्त अभियान क्या था? गोद अभियान से संबंधित, गोद अभियान इसी से संबंधित है, ठीक है। ये भी आपके समझ आ गया होगा। देखिए अगली चीज क्या है? डोबरा चांठी पुल, ठीक है तो ओल्ड लेकिन क्वेश्चन बन सकता है इसीलिए क्योंकि 2020 में इसका काम पूरा हुआ है, ठीक है। डोबरा आपको परीक्षावाणी वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। डोबरा चांठी पुल, ठीक है। ये क्या है? ये देखिए भारत का सबसे लंबा झूला पुल है, 1 लेन वाला, ठीक है। यानी एक प्रकार का झूला पुल है जिसमें व्हीकल भी जा सकते हैं और सबसे लंबा है भारत का, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? जो प्रताप नगर है, टिहरी वगैरह और उत्तरकाशी के बीच की क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। ये बना है लगभग 440 मीटर लंबा। कितना है? 440 मीटर लंबा है। किन 2 जगहों की इलाके कम करेगा? प्रतापनगर से किसके इलाके के बीच? उत्तरकाशी के कुछ इलाके को जोड़ेगा, ठीक है। आप देख लेना इसको, परीक्षाओं में भी आपको ये मिलेगा। कितना मीटर है? 440। किस झील पे बनाया गया? टिहरी झील के ऊपर है, ठीक है। टिहरी झील है तो कौन सी नदी होगी? खुद ही बता देना मुझे कमेंट करके, ठीक है। टिहरी झील के ऊपर, ठीक है। अब टिहरी झील के ऊपर बना रखी है, 440 मीटर लंबी है। प्रतापनगर और उत्तरकाशी के इलाके को क्या करेगी? जोड़ेगी, जिससे लोगों के बीच 30 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। साथ ही साथ इस पर जो है कोरियन कंपनी ने भी क्या किया है? काम किया है, ठीक है। कोरियाई कंपनी इसमें क्या करती है? डिजाइन वगैरह है बहुत से, उसने क्या किया? इसमें काम किया। ये तो किसके बारे में था? डोबरा चांठी पुल के बारे में, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये 2020 में कंप्लीट हुआ है, 2005 के आसपास से इसमें काम क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 2005 से इसमें काम शुरू हुआ था और 2020 में जाके डोबरा चांठी पुल का निर्माण लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसीलिए ये क्या हो जाता है? आपका हाईलाइट हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए आनंदवन। अगला क्या है? आनंदवन।
ये आनंदवन उत्तराखंड का पहला क्या है, सिटी फॉरेस्ट है, यानी शहर के अंदर फॉरेस्ट है, यानी सिटी फॉरेस्ट है, यानी उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट पूछता है आपसे, वो क्या है, आनंदवन। और ये कहाँ स्थापित किया गया है, देहरादून में स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है, देहरादून। और झाझरा नामक एक जगह है, क्या है, झाझरा। ठीक है, ये शायद रायपुर वगैरह के आसपास पड़ता है। तो देहरादून में आनंदवन जो बनाया गया है वो पहला क्या है, उत्तराखंड का सिटी फॉरेस्ट है। इसको अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट क्या है, आप बताओ कि आनंदवन। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ स्थापित किया गया है, देहरादून में, झाझरा वन रेंज में, अगर आपसे पूछता है। ठीक है, झाझरा वन रेंज। ठीक, ये भी आपसे पूछ सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ जैसे आप जाएंगे अब तो आपको विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ वगैरह, पक्षी वगैरह और जो पेड़ पौधों की प्रजातियाँ एक जगह देखने को मिल जाएगी। वो सिटी फॉरेस्ट इसीलिए कहा गया है क्योंकि शहर के बीचों बीच ये बनाया गया है। ठीक है, आनंदवन देहरादून में, झाझरा वन रेंज में, पहला उत्तराखंड का सिटी फॉरेस्ट। और अंतिम जो है वो है अपनी सरकार पोर्टल। क्या है, ये हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने क्या कर रखा है, उद्घाटन। ठीक है, अपनी सरकार पोर्टल। ये क्या है, देखिए कोरोना काल है, आप लोगों को पता है, बहुत से लोग सरकारी कार्यालय वगैरह बंद हैं या बाहर नहीं निकलना चाहते हैं अनावश्यक रूप से। तो कितना अच्छा होता कि ऑनलाइन सर्विसेज मिल जाती। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कुछ सेवाओं को क्या कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया। आप घर बैठे उस पर काम कर सकते हैं। सपोज ये नहीं है मैं नहीं बता रहा हूँ, सपोज किसी को अगर DL बनाना है, अगर वो DL बनाने के लिए घर से ही कुछ अप्लाई करे, बस वहाँ टेस्ट वगैरह देने जाए, तो अपने आप में क्या हो गया, एक ऑनलाइन सर्विस होगी। ठीक है, यानी सेवाओं को क्या करोगे आप, सेवाओं को ऑनलाइन करने से। ठीक है, सेवाओं को ऑनलाइन, सेवाओं को क्या करना है, ऑनलाइन। यानी एक प्रकार की E-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं हैं। E-डिस्ट्रिक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट, यानी आपको चीज़ें कहाँ मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। और सरकार का लगभग स्टार्टिंग में इसमें 243 सर्विसेज को ऑनलाइन करने का क्या था, लक्ष्य था। ठीक है, 243। तो अपनी सरकार पोर्टल का उद्देश्य क्या है, सेवाओं के ऑनलाइन करने से। ठीक है, ये तो आपका क्या था, जो मैंने टॉपिक डाल रखे थे कम्युनिटी टैब में, उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डीप आप इसको पढ़ते रहना है। ठीक है, अब मैं ऐसे ही करंट के टॉपिक डालते रहूँगा बीच बीच पे कम्युनिटी टैब में, आप लोग उसको क्या करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बाकी अब देखिए, आराम से मेहनत कीजिए, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से तैयारी कीजिए, मेहनत नहीं छोड़नी है। ठीक, जिस दिन भी विज्ञप्ति आएगी उस दिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। इसलिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, पीछे नहीं हटना है। ठीक, बहुत से लोग क्या हैं, अलग अलग एज ग्रुप के जो हैं वो सोच रहे हैं यार अब नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हो सकता है कि आप, जैसे ये मंजिल है आपकी, आप इतने सालों से स्ट्रगल कर करके यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं, अब इतना सा डिस्टेंस रहा है। अब ये नहीं कि नर्वस हो गया यार अब नहीं करता हूँ, कुछ और काम करता हूँ, यहाँ बैक मत हो जाना। रिक्वेस्ट है, जितना कर रखा है थोड़ा सा और थोड़ा पुश कर लो खुद को। आप यहाँ पहुँचने वाले हैं, इस लाइन को आप क्या करने वाले हैं, क्रॉस करने वाले हैं, और यहाँ से फिर क्या हो जाएंगे, आपके दिन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपका हैप्पी फेस यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों ने ये कंटिन्यू रखना है, मेहनत जारी रखनी है। मैं आपके साथ हूँ, आपको अपनी मेहनत करनी है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, इन चीज़ों को आप रिवाइज करना है। ठीक है, और कमेंट वगैरह तो हमेशा करना है, रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।